मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, जिसका मेरे पास टाइटल नहीं है, तो उस चीज़ को मैं सेल नहीं कर सकता, मैं कन्फर नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता थ्रू एनी मोड, जो हमने पढ़े थे सारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो उसके मुतालिक सेक्शन 25 कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ अ वॉलंटरली सेटलर। अब इसमें 3 क्लॉजेज़ हैं। सबसे पहले कहता है कि जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उसको पता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, तो सब्सिक्वेंटली वो उसी प्रॉपर्टी के मुतालिक जिसको वो बेच रहा है उसके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। शाह साहब शकील आ रहा है कि फ़ोन के उस आई होगा ठीक है। अच्छा उस होते केयर बैठो ना गल रहा है उस 5 नंबर का फ़ोन के उस डिस्कनेक्ट थी। अच्छा दूसरा क्लॉज, सबसे पहले तो मेरे पास टाइटल है ही नहीं, मैं प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, सेक्शन 25A कहता है, और जो मैं सेल करूँगा जिस बंदे को, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई रिमेनिंग अमाउंट दो। अब अगर वो मुझे कहे कि भाई आप तो प्रॉपर्टी का ओनर हो ही नहीं, आप मुझे टाइटल कैसे कन्फर करेंगे, ठीक। तो जो रिमेनिंग अमाउंट की आप बात कर रहे हैं वो तो छोड़ें, जो मेरे पैसे आपके पास हैं वो मुझे रिटर्न कर दें। इस कंडीशन में द पर्सन हु इज़ सेलिंग द प्रॉपर्टी ही कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा क्लॉज ये कहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ, उस वक्त आपको ये बिलीव है दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू हैव अ गुड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, बट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ सच टाइटल डॉक्यूमेंट, जब आप सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं आपको पता चलता है कि इसमें तो प्रॉपर्टी में रीजनेबल डाउट है, इसके तो 2 ओनर हैं, ये प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट 2 बंदों के है। अब जब तक ये डिटरमिन नहीं होगा तो वो जो सेलर है जिसको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उस परचेजर के खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं कर सकता। समझ आ गई दोनों चीज़ें आपको। अब इसमें लास्ट क्लास ये है कि अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी सेल करता है, सेल करने से के बाद अब उन दोनों बंदों के बीच में एक म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए, अगर सेटलमेंट के बीच में, अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी सेल की तो फेल शाह साहब को, अब सेल करने से पहले एग्जीक्यूशन से मैं यही प्रॉपर्टी सेटल करता हूँ, अपने ब्रदर्स को गिफ्ट कर दी, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी, तो अगर मैं बाद में प्रॉपर्टी को सेल करूं इन्हीं को, तो वो जो मेरी सेल होगी वो प्रीवेल नहीं करेगी उस सेटलमेंट को। मैं ये नहीं कह सकता कोर्ट को कि सर अब मैंने इसके साथ सेल किया है प्रॉपर्टी, आप इनको बोले कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स करें, जबकि ये आके कोर्ट में बोलेंगे कि सर इस प्रॉपर्टी का टाइटल तो ऑलरेडी इन्होंने कन्फर कर दिया है अपने भाइयों को या अपने बेटे को या बीवी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उसमें सेक्शन 25 हमें 3 चीज़ें बताता है। जब आपके पास टाइटल हो, नहीं हो तो आप टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जब आपके पास टाइटल हो पर वो टाइटल डाउटफुल हो फिर भी आप ट्रांसफ़र स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, या तीसरी ट्रांसफ़र करने से पहले आपने उसकी सेटलमेंट कर दी हो, ठीक। सेटलमेंट से मुराद ये है कि वो प्रॉपर्टी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी दोस्त को ट्रांसफ़र कर दी हो, ठीक। तो फिर फ्यूचर में आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो फ्यूचर में आप जो उस प्रॉपर्टी के मुतालिक इसको सेल कर रहे हैं स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये 3 चीज़ें इसमें। अब सेक्शन 26 कहता है एक सिचुएशन है कि मैंने एक प्रॉपर्टी मैं सेल कर रहा हूँ, ए प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को। अब जिसको प्रॉपर्टी सेल हो रही है बी को, बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैं कोई वेरिएशन कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में या प्रॉपर्टी में या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, तो जब तक डिफेंडेंट उस वेरिएशन को नहीं मानेगा स्पेसिफिकली वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन आ जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, उसमें प्रॉपर्टी मैंने एक बेचनी थी, ठीक, उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं थी, फिर हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, रेट की वेरिएशन आ गई, डिस्क्रिप्शन की वेरिएशन आ गई, तो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो फाइल करेगा तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए जिसके खिलाफ फाइल हो रही है उसको उस वेरिएशन को एडमिट करना पड़ेगा। अब सेक्शन 26 कहता है नॉन परफॉर्मेंस एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना चाहिए, अगर उसमें वेरिएशन आएगी देन यू कैन कम अंडर दिस सेक्शन। टू विच द डिफेंडेंट सेट अप अ वेरिएशन, जिसमें डिफेंडेंट बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसने कोई वेरिएशन कर ली। प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन टू सेट अप इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो कौन से केसेस हैं? सबसे कह रहा है, पहले कह रहा है कि अगर फ्रॉड हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट का, आउट विच द परफॉर्मेंस, जी स्पेशली फैक्ट की क्लास है आज, वेयर बाय फ्रॉड or mistake of a fact the contract of which performance is sought is in terms different from that which the defendant suppose it to be when he entered into it। अब मेरे पास एक घर है, घर के साथ
मैं कह रहा हूँ किसी बंदे को कि भाई जो मैं प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूँ, मेरा बंगलो है, उसके साथ 3 दुकानें भी बनी हुई हैं, आपके और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट होता है। अब जब आपको पता चलता है कि भाई इस घर के साथ तो कोई दुकान बनी नहीं हुई, जब इस घर के साथ कोई दुकान बनी नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स कैसे हो सकता है? अगर मैं कोर्ट में आऊँ कि सर देयर इज द वेरिएशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जो बंदा मुझे कह रहा था कि मैं आपको घर के साथ 3 शॉप्स भी दूंगा, इस घर के साथ तो कोई 3 शॉप्स है ही नहीं, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड अंटिल एंड अनलेस सच वेरिएशन जो आई है रिकॉर्ड पे, इसको प्लेंटिफ एक्सेप्ट नहीं करता। अगर प्लेंटिफ इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जी बिल्कुल ये सिर्फ बेंगलो ही है, कोई दुकानें नहीं है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है। या हम दूसरी बात करें जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अगर हम दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम गलती से ये लिख देते हैं कि जो प्लॉट की साइज़ है वो 1000 गज़ है, पर प्लॉट की जो एक्चुअल साइज़ होती है वो 800 गज़ है। अब जब 800 गज़ डिफेंडेंट की नॉलेज में आता है और वो उसको बोलता है ओनर को कि आपसे जो मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ इसकी राज़ी तो 800 स्क्वायर फीट है या 800 गज़ है, आपने मुझे 1000 गज़ करके सेल किया है, तो जब तक ये वेरिएशन जो है इसको आप नहीं मानेंगे कि 800 गज़ आपकी प्रॉपर्टी है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। अब अगर मैं बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इनको ज़बरदस्ती बोलूँ कि एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि 1000 गज़ आपको अभी लेना पड़ेगा मुझसे 1000 गज़ के रेट में, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, तो बीइंग ए डिफेंडेंट ये आके कोर्ट में ये प्ली लेंगे कि सर देयर इज अ वेरिएशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लॉट इज नॉट 1000 स्क्वायर यार्ड्स, it is 800 square yards, and until and unless this issue cannot be sought out and the plaintiff is not willing to accept such variation, this contract cannot be specifically enforced। तो ये क्लॉज ए इससे डील कर रहा है। अब सेक्शन 20 जी नहीं, बायर तो उसमें जाएगा ही नहीं ना, बिकॉज बायर नॉट परचेजिंग द प्रॉपर्टी। अगर बायर भी करे स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें एग्जांपल दिए गए हैं प्लेंटिफ के मुतालिक, पर अगर बायर भी करना चाहे उस पर स्पेसिफिकली, तो अगर आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 14 और सेक्शन 15, अगर हम कहें कि पोर्शन रिडंडेंट हो गया, पोर्शन को भी छोड़ दें, हम बोलते हैं कि सर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई, पोर्शन रिडंडेंट का इशू ही नहीं है, तो बायर कैन आल्सो गो टू द कोर्ट फॉर परचेजिंग सच प्रॉपर्टी। पर उसमें बायर ये कहेगा कि सर जो मैंने पैसे दिए 1000 गज़ के, तो मुझे 200 गज़ के प्लाट के पैसे कंपनसेट किए जाए, वापस रिटर्न किए जाए, करना चाहे तो वो भी कर सकता है। पर इसमें क्योंकि बेनिफिट प्लेंटिफ का है, ओनर का है, क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा है, मिस्टेक का इफेक्ट उसकी वजह से हुई है, तो वो आके कोर्ट में इम्पोज नहीं कर सकता किसी दूसरी साइड को, आपको मुझसे प्रॉपर्टी एनी हाउ लेनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीमेंट में हमने ये लिख दिया। अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ आ गई, वेरिएशन होती है, तो उस वेरिएशन को जब तक नहीं मानेगा वो बंदा जो एट फॉल्ट है, जिसने फ्रॉड किया है, तब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की। अब क्लॉज बी कहता है वेयर द फ्रॉड मिस्टेक ऑफ फैक्ट आर सरप्राइज द डिफेंडेंट entered into the contract under a reasonable misapprehension as to its effect as between himself and the plaintiff। अब यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, सिर्फ अगर हम ये चीज़ कहें कि किसी पार्टीज़ के बीच में रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन है, ठीक, ये दोनों उन पार्टीज़ को भी पता नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ए प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है बी से, ए कह रहा है कि ये जो मैंने बेंगलो बनाया हुआ है इसमें सारी इटालियन टाइल हैं, इसमें आर्किटेक्चर दुबई का आया था, इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एट द टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं इस बंगले की इंस्पेक्शन करने के लिए जाता हूँ, या मेरे साथ कोई दूसरा आर्किटेक्ट है, वो मुझे बताता है जिसने ये आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी ना इटालियन टाइल है ना आर्किटेक्चर कोई है, ये तो यहाँ का लोकल काम हुआ है। अब ये जो रीज़नेबल मिसएप्रीहेंशन है जो मेरे पार्ट पे मैं बताता हूँ कि आपने मुझे कहा था कि ये चीज़ें ऐसे हैं, अब ये जो मिस्टेक है ऑन योर पार्ट या रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन ऑन योर पार्ट, जब तक आप इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इस वेरिएशन को आप कबूल नहीं करेंगे और प्राइस वो डिटरमिन नहीं करेंगे जिसकी एक्चुअल हो, तब तक आप उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट की। अब क्लॉज सी कहता है वेयर द डिफेंडेंट नोइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इफेक्ट, डिफेंडेंट ये अंडरस्टैंड भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उसके टर्म्स भी समझ रहा है, ही इंटर्ड इनटू इट रिलाइंग अपॉन सम मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द प्लेंटिफ। अब इसमें प्लेंटिफ फॉल्स स्टेटमेंट मेड कर रहा है। हमने मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन देयर देन डिफरेंस। फ्रॉड बाय एक्शंस होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स होती है। इट रिलाइंग अपॉन सम मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द प्लेंटिफ और अपॉन सम स्टिपुलेशन ऑन द प्लेंटिफ्स पार्ट विच एड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट बट विच ही रिफ्यूजेस टू फुलफिल। अगर प्लेंटिफ के बुनियाद पे कोई स्टिपुलेशन आ जाती है या कोई कंडीशन आ जाती है या प्लेंटिफ जो है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करता है, तो जब तक वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या स्टिपुलेशन
स्टिपुलेशन जो है उसमें जो वेरिएशन आ जाती है, जब तक प्लेंटिफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक, तब तक वो स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकता। अब अगर प्लेंटिफ, जैसे मैंने आपको अगला एग्जांपल दिया, अगर प्लेंटिफ कोई फॉल्स स्टेटमेंट कर दे, फॉर इंस्टेंस कि आई एम द सोल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी का ये तस्वर कर रहा है कि मैं प्रॉपर्टी, मेरे वालिद ने प्रॉपर्टी सिर्फ मुझे ही दी है, हालांकि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, बट ही इज़ मेकिंग सच फॉल्स स्टेटमेंट ऑन द प्रिटेक्स्ट कि मैं इसको डिफ्रॉड कर सकूं, या मैं जो है इसको इस स्टिपुलेशन के ज़रिए या इस फॉल्स स्टेटमेंट के ज़रिए कोई बेनिफिट ले सकूं। अब अगर आगे डिफेंडेंट बोलता है कि सर ऑन द रिकॉर्ड ही इज़ नॉट द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज़ मेकिंग अ फॉल्स मिस स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, ठीक, या इन्होंने मेरे साथ फॉल्स स्टेटमेंट किया था, या कोई भी ऐसा दूसरा एग्जाम्पल, तो जब तक सर ये इस चीज़ को वेरिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाउ कैन यू गेट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मी, इसको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी, एक इलस्ट्रेशन सी अगर आप देखें, ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग to let B a wharf together with a strip of A's lane delineated in a map. Before signing the contract, B proposed orally that he should be at liberty to substitute for the strip mentioned in the contract another strip of A's lane of the same dimension, and to this A expressly assented. B then signed the written contract. A cannot obtain specific performance of the written contract except with the variation settled. अब अगर ये कह रहा है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई ज़मीन का एक पीस बेच रहा है, अब ज़मीन के पीस बेचने में वो कह रहा है कि भाई इस ज़मीन की जो है आप मुझे इस साइड की आपकी फ्रंट ज़्यादा लग रही है, या लेफ़्ट साइड जी है आपकी, या इसमें कोई स्ट्रिप आप मुझे ज़्यादा दे दें, या आप मुझे चेंज करके दे दें। अब अगर वो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उनके बीच में, तो मेनली ऑन दी बेसिस ऑफ सच एप्रीहेंशन कि भाई अब मैंने आपको पहले दूसरी चीज़ रिटर्न में ऑर्डर में बेची थी, अब मैं जो रिटर्न में एक्सप्रेशन ये चीज़ हो गई है, तो अब जब तक ये इस चीज़ को नहीं मानेगा कि ये वेरिएशन आई है ऑन द रिकॉर्ड, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। या बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रॉपर्टी कोई इस बंदे के 2 प्लॉट है, वो एक प्लॉट जो है उसको बेच रहा है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली बिफोर द एग्जीक्यूशन वो कह रहा है कि यार आप मुझे प्लॉट का ये ऐसा नहीं, ये वाला ऐसा दे दे, ठीक। अब जब तक वो जो रिटर्न में चीज़ आई है उस वेरिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जी आप पूछें। नहीं, सिविल सूट ही फाइल करना पड़ेगा ना, सिविल सूट की बात हो रही है। आप अगर कोई सिंपल में चीज़ समझाऊँ तो आप सारे क्लासेस को छोड़ दें, एक जनरल चीज़ है, अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी में कोई भी वेरिएशन आती है, अब वो वेरिएशन उस प्रॉपर्टी के फिजिकल फॉर्म में हो, वो वेरिएशन थ्रू मेरे फॉल्स स्टेटमेंट के हो, वो वेरिएशन एग्रीमेंट के डिस्क्रिप्शन में हो, ठीक, वहाँ वेरिएशन थ्रू माई एक्ट्स हो, ठीक, या माई कंडक्ट हो, कोई भी चीज़ की अगर वेरिएशन हो जाती है ऑन रिकॉर्ड, अगर उस वेरिएशन के बावजूद भी मैं जाऊं और मैं बोलूं दूसरे बंदे को कि आप मेरे साथ अब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो जो डिफेंडेंट जिसके खिलाफ मैं सूट फाइल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था इसके साथ, वो जाके कोर्ट में बोलेगा कि सर सेक्शन 26 में जो क्लॉजेज हैं, अब इसमें से अगर कोई भी वेरिएशन आती है, ठीक, वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन के मुतालिक हो, वो एग्रीमेंट के डिस्क्रिप्शन के मुतालिक हो, सर बाय हिज फ्रॉड, बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट, बाय रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन, बाय सर फॉल्स स्टेटमेंट, जब तक ये सारी चीज़ें जो वेरिएशंस में आ रही हैं रिकॉर्ड पे, उस एग्रीमेंट में ये प्लेंटिफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। अब अगर सिविल सूट बीइंग ओनर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने फाइल कर लिया, डिफेंडेंट वो वेरिएशन रिकॉर्ड पे लेके आ गया अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू, जब वेरिएशन रिकॉर्ड पे आ जाती है, उसके बाद अगर बीइंग अ प्लेंटिफ मैं उस वेरिएशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है। सिंपल ये पूरा सेक्शन यही बता रहा है, ठीक, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फॉर्म हो सकता है। पर अगर डिफेंडेंट उस वेरिएशन को रिकॉर्ड पे लाए और बीइंग अ प्लेंटिफ मैं उस वेरिएशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो फिर कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लीव ग्रांट नहीं करेगी। ये सिंपल चीज़ है इस पूरे सेक्शन में। अच्छा, यहाँ क्लॉज डी कहता है वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट, ठीक, हमें किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र करना था, या कोई भी लीगल रिजल्ट हमें अचीव करना था। लीगल रिजल्ट हम कैसे अचीव करेंगे? बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किसी मोड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ ये है कि जो लीगल मोड है वो अचीव हो। क्या लीगल मोड हो, क्या लीगल रिजल्ट हो कि प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाए थ्रू एनी मोड, ठीक है, प्रॉपर्टी की पोजीशन एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ चली जाए, या प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट एक बंदे से दूसरी तरफ चली जाए, कोई भी लीगल रिजल्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, हम चाहते हैं कि वो पर्पस अचीव हो। अगर वो नहीं हो सकता, देन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म।
अच्छा, यहाँ क्लॉज ई कहता है वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरी इट, या मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ। अब इसमें मेरी तरफ से फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, ए कहता है बी को कि मैं आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है 500 स्क्वायर यार्ड्स। अब जब उस प्रॉपर्टी की डिमार्केशन होती है, जब लेआउट प्लान बनता है उसका, आर्किटेक्ट के थ्रू पता चलता है कि प्रॉपर्टी जो है 480 स्क्वायर यार्ड से। अब मैं विलिंगली उसे कहता हूँ हम यहाँ क्या करते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये मैंने समझा था मेरी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड से, पर रिकॉर्ड पे ये तो 480 स्क्वायर यार्ड्स आई है। आप और मैं मिलके इस चीज़ को अभी रेक्टिफाई कर देते हैं। अब वेरिएशन हो गई, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसमें हमने लिख दिया कि भाई कोरिजेंडम जिसे बनता है ना, या दूसरा हम फ्रेश एग्रीमेंट कर देते हैं। नोवेशन का डॉक्ट्राइन आप पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाएंगे आपको देर साहब, कि हम जो इसको पिछले वाले को ख़त्म करके ये वेरिएशन एक कर देते हैं कि भाई, या इसी में हम ऐड कर देते हैं कोरिजेंडम के थ्रू कि इसको ये तस्वर किया जाएगा कि ये 500 स्क्वायर नहीं 480 स्क्वायर यार्ड से। अब अगर प्लेंटिफ बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने जाता हूँ पहले एग्रीमेंट की, जिसमें एरिया लिखा हुआ है 500 स्क्वायर यार्ड, तो मैं उसकी नहीं करवा सकता। जब डिफेंडेंट आके दूसरा एग्रीमेंट हमारे बीच में लगाएगा जिसमें ये वाजे होगा कि प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो 480 स्क्वायर यार्ड से। अब अगर मैं बीइंग अ प्लेंटिफ डिफेंडेंट की इस वेरिएशन जो रिकॉर्ड पे लाया है, जो हम दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से हुई थी, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। फिर हो सकता है स्पेसिफिकली इन्फोर्स, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ठीक, तो ये सारी कंडीशन बताई गई हैं कि अगर वेरिएशन होगी तो सिंपली उस वेरिएशन को एक्सेप्ट करना है, वेरिएशन एक्सेप्ट करने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है। बस इसका जिस्ट यही है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 27 कहता है, अच्छा, अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, किसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं सेक्शन। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसमें और उसमें सेक्शन में शायद सेम चीज़ें हैं। सेक्शन 23 हमने पढ़ा था ना, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लाइकवाइज सेक्शन 27 कहता है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। यहाँ तो वो पार्टीज जो हैं, ओनर आर द सेलर, ठीक है, सेलर या परचेजर जो प्रॉपर्टी का होगा उसे परचेज कर रहा है, ये दोनों स्पेसिफिकली इन्फोर्स परफॉर्मेंस के लिए आ सकते हैं, ये रिलीफ मांग सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, या कोई भी दूसरा पर्सन जो क्लेम कर रहा है अंडर हिम, प्लेंटिफ के सेलर के ब्याह पे या डिफेंडेंट के ब्याह पे टाइटल एक क्लेम कर रहा है, सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर अ वैल्यू हु हैज़ पेड द मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसके खिलाफ नहीं मांग सकते। यह चीज़ आप समझ रहे हैं। क्लॉज बी में, क्लॉज बी कहता है कि हाँ बिल्कुल आप जो हैं ए बी के खिलाफ जा सकता है, सब अगर उसका इंटरेस्ट अराइज होता है, या तो खुद जाएगा जो दोनों पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, या दोनों में से कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो अथराइज होती है बाय देम, या अपना टाइटल ड्राइव करती है फ्रॉम देम, वो तो जा सकते हैं। पर कोई भी पार्टी उस शख्स के खिलाफ नहीं जाएगी अगर जैसे मैंने ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से फॉर द सेल ऑफ अ सर्टेन प्लॉट। ठीक, अब ए ने क्या किया, वही प्रॉपर्टी जो बी को सेल कर सी को सेल कर दी। अब जिस सी को प्रॉपर्टी वो सेल हो रही है, उस सी को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इन दोनों की इसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल हो रही है, तो सी इज़ अ बोनाफिडे परचेजर। अब वो बोनाफिडे परचेजर के अलावा उसके इल्म में भी ये चीज़ नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं आया, सो देन द बी कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट सी, और इवन ए कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट सी। और अगर वो आपस में भी फिर नहीं कर सकता, बी ए के खिलाफ भी क्लेम नहीं कर सकता, फिर बी को क्या राइट है, क्योंकि बी के साथ भी फ्रॉड हुआ है। वो ए प्रॉपर्टी बी को सेल कर रहा था बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड, ए ने वही प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी है और सी के इल्म में ही नहीं है, वो बोनाफिडे परचेजर है, पब्लिकेशन भी कराता है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराता है। अब सी का फॉल्ट तो नहीं है। अब इसमें फॉल्ट किसका है, ए का है। अब अगर बी चाहे तो ही कैन फाइल अ सूट फॉर कंपनसेशन एज वेल एज डैमेजेस अगेंस्ट दी ए, कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे कंपनसेट भी किया जाए, मुझे डैमेजेस भी ग्रांट किए जाए, तो ये रिलीफ वो ले सकता है। पर उसके खिलाफ नहीं हो सकता जिसने प्रॉपर्टी बोनाफिडली परचेज की है। ठीक, ये रिलीफ किसके खिलाफ लिए जा सकते हैं, उसके रिलेटेड सेक्शन है। अच्छा, यहाँ उसके खिलाफ हो सकता है एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। या अगर ये कहें, अगर जो बंदा क्लेम कर रहा है एक प्रॉपर्टी का टाइटल और वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले एंड नॉट टू द प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के भी लिम में है ये चीज़,
माइट हैव बीन डिस्प्लेस बाय द डिफेंडेंट, वो डिस्प्लेस कर दिया गया है बाय द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट डिस्प्लेस कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, सब्सिक्वेंटली द पर्सन हु इज एग्रीव्ड ही कैन सू द पार्टी, ही कैन फाइल द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन आप इसकी देखें सी में, अगर किसी के पास बुक है तो देख लें। अब ए कहता है ए टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ एन स्टेट which remained to be in due exercise of a power conferred by the settlement under which he is tenant for life contract to sell estate to C। वो क्या कर देता है, प्रॉपर्टी सेल करता है C को। Who has notice of settlement, जिसको सेटलमेंट का नोटिस भी है। Before the sale is completed A dies, अब प्रॉपर्टी बेचने से पहले A मर जाता है। C may enforce specific performance of the contract against the B who is the remainder। समझ में आई किसी को बात, या मैं दूसरी इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मैंने प्रॉपर्टी इनको दे दी कि आप पूरी ज़िंदगी प्रॉपर्टी में एज अ टेनेंट रहेंगे। अब ये प्रॉपर्टी के टेनेंट ही हैं, मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे के खिलाफ दूसरे बंदे को सेल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी फॉर इंस्टेंस सी। अब जो मेरा रिमाइंडर है ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर माई डेज विल बी माई सन। अब अगर जिसको मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, ही कैन फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द रिमाइंडर। ठीक है, जिसको मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, ही कैन कम ऑन द रिकॉर्ड एंड ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द रिमाइंडर ऑफ सच पर्सन हु वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कि सर अब ये प्रॉपर्टी क्योंकि इन्होंने मुझे बेची थी तो ये प्रॉपर्टी जो है आप मुझे दे दें। ठीक, अब अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेने, अगर हम टेनेंट की साइड आ जाते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर एक प्रॉपर्टी का ए ने प्रॉपर्टी बी को दे दी, नाउ बी जो है लाइफ टाइम टेनेंट है। हमने टेनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी इंक्लूडिंग हिज लीगल ईयर्स। अब अगर टेनेंट का कोई लीगल ईयर आए तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है अगेंस्ट द ए। अच्छा, इसके आगे कहता है, अब दूसरा है कंपनी का अमलगमेशन का। मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंपनी है अमलगमेट होती हैं, ए बी से अमलगमेट हो गई, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब अगर कंपनीज मर्ज हो गई, उस कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दूसरी कंपनी जो मर्ज हो जाती है, ए बी के साथ हो गई, तो बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। लाइकवाइज अगर ए और बी मर्ज हो जाते हैं, उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट किया था, पहले ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस शाम से कि मैं आपसे, इनकी कंपनी है सी, कि मैं आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ। अब गुड्स परचेज करने का हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है, मेरी कंपनी ए जो है मर्ज हो जाती है इनकी कंपनी के साथ, बी के साथ। नाउ जब मर्ज हो गई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आइदर ये इनके खिलाफ करवा सकते हैं, सी बी के खिलाफ, या बी करवा सकता है सी के खिलाफ। समझ में आ गई मेरी बात आपको? हाँ, जेज वारद हुई, या शुरू में आप देखेंगे 2005-6 में ये पाकटेल इंस्टा के साथ मर्ज हुई थी, इससे कोई दूसरी सिम आई थी। ठीक है, हाँ, तो ये जो कोई भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी हो या दूसरी, जैसे आप देखें जेएस बैंक और बैंक इस्लामी मर्ज हुए, ठीक है, अलग दो अलग एंटाइटी हैं पर ये मर्ज होने वाली हैं। या इस तरीके की जो भी बैंक्स हैं जो सेल आउट हो गई और दूसरी बैंक के साथ मर्ज हो गई, अमलगमेशन हो जाता है, तो इस अमलगमेशन के बाद भी आइदर ऑफ द कंपनी, ठीक है, अगर जो सब्सिक्वेंट कंपनी फॉर्म में आती है वो सू कर सकती है किसी दूसरे बंदे के जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सू कर सकता है उस कंपनी को जिसमें पहली कंपनी मर्ज हुई है, तो ऐसे हो सकती है। या प्रोमोटर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है, उसके प्रोमोटर के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। अब उसके बाद सेक्शन 27E है, ये सेक्शन 30 तक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद जो है आगे वाले सेक्शन बड़े आसान है। सेक्शन 27E, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस in case of part performance of contract to lease, subject to the provisions of this chapter, where a contract to lease immovable property is made in writing signed by the parties thereto or on their behalf, either party may, notwithstanding that the contract though required to be registered has not been registered, sue the other for the specific performance of the contract कर सकता है if where the specific performance is claimed by the lessor, he has delivered possession of the property to the lessee in part performance of the contract। सेक्शन 53A पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, पार्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड। अगर मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ आपको, प्रॉपर्टी बेचने के साथ मैंने प्रॉपर्टी की पोजीशन भी आपको दे दी, अगर प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुई टाइटल डॉक्यूमेंट की, सो बीइंग द लेसर ऑफ द प्रॉपर्टी आई कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट यू टू स्पेसिफिकली परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट, या आप भी मेरे खिलाफ कर सकते हैं। अब इसमें पार्ट परफॉर्मेंस हुई, इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टेकन एन स्टेप, हमने कोई स्टेप लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट की फर्दरेंस में, ठीक है, तो
आइदर पार्टी कैन फाइल द सूट अगर पार्ट परफॉर्मेंस है तो। अच्छा, बी कहता है वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड बाय द लेसी, he is in part performance of the contract taken possession of the property or being already in possession continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract। वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी, उसमें लेसर कर रहा है, बी में लेसी कर सकता है। अगर पार्ट परफॉर्मेंस होती है either of the party can file the suit for specific performance against each other, तो कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजो दिया गया है कि इस सेक्शन में शल provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract of the part performance thereof। हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले सेक्शन में भी हमने पढ़ा कि अगर आपने भाई अगर चलो पार्ट परफॉर्मेंस में पोजीशन दे भी दी है दूसरे बंदे को, पर वो ओनर प्रॉपर्टी किसी दूसरे को सेल कर देता है, अब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके तो नोटिस में नहीं है ये चीज़, और वो बोनाफिडे परचेजर है। पर बोनाफिडे परचेजर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, केस लॉज इस पे बहुत सारे हैं कि बोनाफिडे परचेजर भी वो जो प्रॉपर्टी बिफोर परचेजिंग द प्रॉपर्टी ही मस्ट हैव गॉन टू द ऑफिसेस एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, ठीक, कि इसके मतलब कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ये टाइटल इसी के नाम पे, सर्च सर्टिफिकेट इसी पे नाम के, और वो पब्लिकेशन करवाता है टू इन्वाइट द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक। ये क्यों होता है पब्लिकेशन, कि अगर इस ए ने किसी बी के साथ भी कॉन्टेक्ट किया हुआ है तो वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वो मुझसे रब्ता कर लेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी परचेज की है, मैंने इसकी पार्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, सेल कंसिडरेशन की पार्ट परफॉर्मेंस, और मैंने पोजीशन भी ली हुई है, तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा। अब अगर उसके नोटिस में आ गया देन ही इज़ नो मोर अ बोनाफिडे परचेजर, फिर कॉन्ट्रैक्ट बी जो है ए के खिलाफ कर सकता है। पर अगर उसकी नोटिस में ही नहीं है देन वो ही कैन नॉट फाइल द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ओरिजिनल परचेजर, जेन्युइन परचेजर, ठीक। अच्छा, उसके बाद है अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स के नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, किसके खिलाफ हो सकते हैं, अब किसके खिलाफ नहीं हो सकते कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अ पार्टी देयर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग केस इफ द कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय हिम इज सो ग्रॉसली इनएडिक्वेट। अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ, क्लॉज को छोड़ दें। मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ किसी शख्स के, अब उस बंदे को ये पता नहीं है कि इस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू क्या है, असल वैल्यूशन क्या है। अब वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, मैं उससे 50 लाख में ले रहा हूँ। अब इस बंदे को या तो वो इतना सोशल ना हो, या उस बंदे को प्रॉपर्टी अपने वालिद की तरफ से मिली है, ठीक है। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मैं उनको बाय वे ऑफ डिसेप्शन, या डिसेप्शन ना भी हो, मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ भाई प्रॉपर्टी मुझे 50 लाख में दो, उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। अब अगर ग्रॉसली वैल्यू उसका मिनिमम है तो मैं जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करूंगा उस शख्स के खिलाफ कि सर इससे दो, भले प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो, ये 50 लाख में देने के लिए तैयार हुआ था, आई कैन नॉट सीक द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सच पर्सन टू टेक अनड्यू एडवांटेज अगेंस्ट हिम, तो फिर मैं नहीं कर सकता उसके खिलाफ, ठीक। So grossly inadequate with reference to the state of things existing at the date of the contracts as to be either by itself or coupled with other circumstances evidence of fraud or undue advantage। अगर दो चीज़ें आती हैं, या तो मैं उसे बाय वे ऑफ डिसेप्शन मैं उससे कॉन्टैक्ट करवा लेता हूँ, या आप जैसे ये देखें फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप होता है फिड्यूशरी, जिसमें एक बंदे को दूसरे के ऊपर डोमिनियन होता है। अब अगर मैं उसको बोलूँ कि यार ये जो आपके पास लैपटॉप पड़ा है 5 लाख वाला, मुझे 50,000 में दे दो, अब उसने अंडर माई इन्फ्लुएंस या मैंने फ्रॉड के जरिए या एंटी एडवांटेज के जरिए उससे मैंने कॉन्टैक्ट तो करवा लिया। अब अगर वो बाद में कहता है कि सर मैं नहीं दूंगा, अब बात कह रहा है ये तो तुमसे महंगा ले रहा है, ठीक है। अब मैं जाके उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, पर कोर्ट जो है मुझे रिलीफ ग्रांट कभी नहीं करेगी, ठीक है। मतलब फेक प्रॉमिसेस वगैरह नहीं है। हाँ, फेक प्रॉमिस तो इसमें नहीं है। देखिए फेक प्रॉमिस का तो इसमें आंसर नहीं आएगा। इसमें यह है कि अगर मैं प्रॉपर्टी किसी से फ्रॉड के ज़रिए या अनड्यू एडवांटेज, ये दो एलिमेंट हैं, ये ध्यान में रखें, फ्रॉड और अनड्यू एडवांटेज के ज़रिए मैं किसी से प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू से मैं कम ले रहा हूँ, और वो इतना ग्रॉसली मिनिमम वैल्यू है कि बाय एग्जीक्यूटिंग सच एग्रीमेंट अदर साइड से फ्रॉड हो जाएगा, या मैं उससे अनड्यू एडवांटेज ले लूँगा, तो फिर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा क्लॉज बी कहता है इफ इज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन वेदर विलफुल और इनोसेंट हो। कंसीलमेंट जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए बहुत सारे, अगर मैं कोई चीज़ छुपा के कंसील करके किसी दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी आप ले लो, इस प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन प्लॉट की इतनी है, या प्रॉपर्टी इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की फैक्ट की मैं कंसीलमेंट कर दूँ, प्राइस की कंसीलमेंट कर दूँ, अगर मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करता हूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कोर्ट जाऊँगा तो कोर्ट मुझे वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी, ठीक, अगर मेरी तरफ से कोई कंसीलमेंट हुई है या अनफेयर प्रैक्टिस हुई है।
अच्छा, उसके बाद क्लॉज सी कहता है इफ हिज असेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसएप्रीहेंशन और सरप्राइज, उसने जो अपनी कंसेंट दी है वो इन चीज़ों की बुनियाद पे दी है। मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा हूँ किसी बंदे के से, और मैं ये समझ रहा हूँ कि यार इस प्रॉपर्टी के साथ जो है कोई मॉल बनने वाला है, या ये प्रॉपर्टी जो है फला एरिया में, अब मुझे इस एरिया का पता सही नहीं है, ठीक, और वो बंदा मुझे सेल कर देता है कि हाँ बिल्कुल भाई ये प्रॉपर्टी, इसको भी DHA कहते हैं, ठीक है, मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी लियारी में और बेचने वाला कह रहा है ये भी DHA है, फेस 10 बन गया है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके की चीज़ आ जाती है रिकॉर्ड पे भी, तो मैं नहीं जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसके खिलाफ। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविज़ो है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, compensation may be made for a mistake within the scope of such provision and the contract may be specifically enforced in other respects if proper to be so enforced। अगर मैं कहता हूँ कि सर ठीक है, मैंने इसको बोला था 1000 गज की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी तो 800 गज की निकली है, पर इसमें यह है कि मैं इसको कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक, मुझे प्रॉपर्टी, सर मैं ये मान लेता हूँ कि प्रॉपर्टी जो 2 इसने पैसे ज़्यादा दिए थे मैं वापस दे देता हूँ, दिस वॉज ऑब्टेन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो या सरप्राइज़ के जरिए मैंने ले लिए थे, तो इस चीज़ को मैं एडमिट करने के लिए तैयार हूँ, भले ये जो है मुझसे कंपनसेशन ले ले, बकाया प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकल परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तो फिर हो सकती है, प्रोविज़ो बता रहा, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। अच्छा लास्ट वाला कह रहा है कि अगर किसी बंदे की आप असेंट लेते हैं थ्रू मिस्टेक ऑफ फैक्ट और थ्रू इन्फ्लुएंस लेते हैं, तो उसके खिलाफ आप स्पेशली परफॉर्म नहीं करवा सकते कॉन्ट्रैक्ट में। पर अगर उसमें ये क्लॉज लेते हैं कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, या आपको ये पता चल जाता है कि मैंने आपकी असेंट जो है थ्रू मिस्टेक का अफेक्ट ली है या इन्फ्लुएंस ली है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई विल गिव यू द कंपनसेशन रिगार्डिंग सच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेरी बेहाफ पे जो भी मिस्टेक थी उस मिस्टेक का अजाला करने के लिए मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ, देन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, ये चीज़ बता रहा है अगेंस्ट दैट पर्सन। अब सेक्शन 29 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा सेक्शन है पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल, अगर सूट डिसमिस हो जाए, एक मिनट में कनेक्ट कर लूँ वीडियो। बस अच्छा, हम पढ़ रहे थे अभी सेक्शन 29, ठीक, सेक्शन 29 की हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 29 कहता है स्पेशली फैक्ट का, बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल, अगर डिसमिसल हो गई सूट की, सब्सिक्वेंटली क्या उस ब्रीच के मुतालिक दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं आप? यू कैन नॉट फाइल द सब्सिक्वेंट रिगार्डिंग द सेम मैटर। अब वो क्या कह रहा है, द डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर पार्ट देयर ऑफ, मैंने सूट फाइल किया सेक्शन 29 के मुताबिक फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब मैं वो सूट फाइल करता हूँ, वो जो मेरा सूट है वो डिसमिस, देयर ऑफ शेल डिसमिस हो जाता है, thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part as the case may be। ए ने केस फाइल किया बी के खिलाफ रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने सेक्शन 19 पढ़ा था, सेक्शन 19 कहता है स्पेशली फैक्ट का कि जब मैं सूट फाइल करूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसी सूट में मुझे कंपनसेशन भी क्लेम करनी है साथ, इन सब्सटीट्यूशन और इन एडिशन, या मैं अल्टरनेटिव मांगूं या मैं कहूं कि सर मुझे कंपनसेशन भी दे दें। अब वकील साहिबान क्या करते हैं मेजॉरिटी, कि जब सूट फाइल करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उसमें कंपनसेशन का तस्करा ही नहीं करते। अब अगर आप कंपनसेशन का तस्करा नहीं कर रहे और आप परचेज़र हो, आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आपने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने फाइल किया, उसमें आपने ये कंपनसेशन नहीं मांगी कि सर अगर सूट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होता तो आप इन्हें कहें कि मुझे 10 लाख रुपए जो हैं
कंपनसेट करें, मुझे वो पैसे तो दे दे, ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी। आप मुझसे पैसे भी ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्म करना भी नहीं है और पैसे भी आप मुझे नहीं देंगे, तो ये तो सर मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अब एक ऐसा केस हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, जिसमें वकील साहब थे, हमने तो बाद में सुपरसीड किया उनको हाई कोर्ट में, वो ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल किया उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसके साथ कंपनसेशन का रिलीफ ही नहीं मांगा। नीचे से दोनों कोर्ट्स ने, एक कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया, अपीलेट कोर्ट ने डिसमिस की, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सेकंड ऑफ लिटिगेशन चल रहा है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वाइल डिसाइडिंग सच केस कंपनसेशन उसको ग्रांट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसने वाइल फाइलिंग द सूट सेक्शन 19 की प्ली नहीं ली थी। अगर वो कहता कि सूट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो पा रहा, कि आप उनको बोले मुझे कंपनसेशन तो दे दें। अब अगर वकील साहब ने वो नहीं लिखा और प्लेंटिफ साहब ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, वो सूट चल के डिसमिस हो जाता है, तो सब्सिक्वेंटली ही इवन कैन नॉट क्लेम दी कंपनसेशन। तो सेक्शन 29 स्पेसिफिकली बार कर रहा है। अब अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाता है कि किसी बंदे ने स्पिरिट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया था, वो डिसमिस हो गया, अब उसी का वकील दोबारा कंपनसेशन का सूट लेके आ गया, तो सिर्फ 711 के साथ सेक्शन 29 की प्ली लेनी है, सफिशिएंट। हाँ, कोर्ट हैज़ द पावर, कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट। अब इसमें देखें ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट को क्या कहें हम, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो सूट डिसाइड, जब अपील चली सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, हम एक प्रेयर करते हैं एनी अदर रिलीफ, ठीक है, ये क्या होती है, ये प्रेयर, ये यूनिवर्सल प्रेयर है। हाँ, कोर्ट कर मोल्ड कर सकती है, पर देखें कोर्ट प्लीडिंग के एम्बिट से बाहर जाके तो कोई रिलीफ नहीं देगी ना। अब उस प्लीडिंग से अगर कोई दूसरा लीव बनता है तो कोर्ट आपको दे सकती है। अब हम अगर ये जनरल प्रेयर करते हैं, यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं कि सर अगर इस लीव के अलावा कोई दूसरा लीव बनता है तो आप मुझे दे दो। अब पर लॉ ये कहता है, व्हेन लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड, अगर लॉ आपको कहे कि आपको स्पेसिफिकली मांगना है, देन सच प्रेयर विल नॉट प्रिवेल। तो फिर वो जो जनरल प्रेयर होगी वो इस स्पेसिफिक स्टैट्यूट को प्रिवेल नहीं करेगी। हाँ, अगर लॉ नहीं कहता, इस चीज़ के बारे में लॉ साइलेंट है, फिर तो जैसा आपका डिस्क्रिशन है। पर मैं तो कहता हूँ अगर ये स्पेसिफिकली ना भी मांगे तो जुडिशल एक्टिविज्म होना चाहिए, जज साहिबान को इन चीज़ों को कंसीडर करके खुद ही रिलीफ दे देना चाहिए। अगर आप जज बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आप जज बनते हैं, ये सिचुएशन आपके पास आती है, अगर आप देखते हैं व्हाट इज़ जस्टिस, तो जस्टिस तो ये होगा ना कि अगर किसी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप उसको कंपनसेशन दे दें। अब ये क्यों हुआ कि नीचे से जज साहब ने तो सूट डिक्री कर दिया ना, जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने सूट डिक्री कर दिया। अब एडीजे साहब के पास आया, एडीजे साहब ने वो अपील फॉर एग्जांपल अलो कर दिया, डिसमिस कर दी, चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आया फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ पिटीशन में कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। फिर चली गई ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में पता चलता है कि जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची थी वो तो ओनर है ही नहीं, ठीक है। क्यों ओनर क्यों नहीं है? सिर्फ इस पॉइंट पर ओनर नहीं है कि उसने टाइटल डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाए। टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो आप मंगवा लो, केडीए की ऑफिस से मंगवा लो या डीएचए की ऑफिस से, वहाँ से मंगवा लें डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं थे, सफ़र कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वो सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील डिसमिस कर दी। उस बेचारे के पास नाजर के थ्रू एग्जीक्यूशन हुई थी, वो जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी वो भी अंडू हो गई, वापस कैंसिल हो गई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो मालिक है ही नहीं, तो बेच कैसे सकता है? तो सर बेच नहीं सकता, तो 20 साल पहले इसने 8 लाख रुपये दिए हैं और डॉलर के हिसाब से इस वक्त जो इसकी वैल्यूएशन बनती है आप मुझे पैसे ग्रांट कर दें। अच्छा, वो पैसे भी ग्रांट नहीं हुए। अब जब दूसरा सूट फाइल होता है तो जज साहब कहते हैं कि सर ये तो आपको पहले सूट में मांगना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट में हम जा भी नहीं सकते रिव्यू में। तो ये कितना बड़ा ब्लेंडर हो गया ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसिल हु फाइलिंग द सूट डिडंट मेक अ प्रेयर फॉर द कंपनसेशन। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन। अच्छा, सेक्शन 30 जो है फॉर्मली रिगार्डिंग द अवार्ड्स और इससे डील करता है, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएँ सेक्शन 31 पे। सेक्शन 31 रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी? जी, दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब लॉ कहता है, एक मैं सिचुएशन दूँ आपको। मैं कहता हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। अब बी के साथ जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन सही नहीं है। अब ए और बी वो चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हो या इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इस ज़रूरत नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके हम दूसरा करें। ए और बी कहते हैं कि कोर्ट के पास जाते हैं, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं, इसी में रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। समझ रहा है मेरी बात? ये जो हमने मिस्टेक की है, इस मिस्टेक का अजाला कोर्ट के थ्रू हो जाएगा, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो पार्टी जो है
आइदर ऑफ द पार्टी कैन फाइल द सूट फॉर द रेक्टिफिकेशन, उसके जरिए हो सकती है रेक्टिफिकेशन, कोर्ट कर सकती है, देयर नो नीड फॉर द कैंसिलेशन और रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की होगी, इवन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड की भी हो सकती है। अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है। अगर अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंस्टेंस आपका अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, फिर आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। अब एक कोर्ट में सवाल होता है, अगर आपने देखा होगा कि सर वो हम रेसिशन पे आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 31 कहता है, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे जो आपको पेपर में लिखने में आसानी पैदा करेंगे। व्हेन थ्रू फ्रॉड, या तो फ्रॉड के ज़रिए, मेरे साथ एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि सर अब सेल डीड की, गिफ्ट डीड की, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो रिटन, सर इस चीज़ की करेक्शन होनी चाहिए, ठीक, या फ्रॉड हो, और बाय म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट, देखें दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो रिटन होना चाहिए आपका, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक। अगर पार्टनरशिप डीड आपने देखी होंगी, बहुत सारी पार्टनरशिप डीड्स होती हैं, हालांकि उस पर पार्टनरशिप का एक्ट अप्लाई करता है सेक्शन 69, पर ऐसे इस किस्म के एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक। अगर उसमें भी कोई रेक्टिफिकेशन करानी होती है, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो रजिस्टर्ड है इन अकॉर्डेंस विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट इन राइटिंग डज नॉट ट्रूली एक्सप्रेस देयर इंटेंशन, जिस चीज़ के लिए हमने एग्रीमेंट किया है सर, इस एग्रीमेंट से उस चीज़ का ट्रू इंटेंशन जाहिर नहीं होता, ठीक है। आइदर पार्टी, उन दोनों में से कोई भी पार्टी, आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उनकी ब्याह पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, तो वो सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स इट क्लियरली प्रूव्ड there has been fraud or mistake in framing the instrument and ascertain the real intention of the party in executing the same, जब कोर्ट के पास केस आएगा तो कोर्ट पूछेगी कि भाई तो फिर आपने ये एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए किया था। अगर कोर्ट के सामने वो कहते हैं कि सर हमारा असल पर्पज़ ये था एग्रीमेंट करने का, पर इसमें क्लॉज एक गलत ऐड हो गया है, यहाँ सर क्लॉज की जो लैंग्वेज है वो वाजे नहीं है, ठीक है सर, यहाँ सर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, यहाँ सर हम दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक से ये कोई एग्रीमेंट में जो है मिस्टेक है, ये ब्लेंडर हुआ है, ठीक, तो हम इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास आए हैं। तो कोर्ट असेस करती है, असर्टेन करती है कि इन दोनों का ट्रू इंटेंशन क्या है। अब अगर वो रेक्टिफिकेशन रिगार्डिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है जिसके मुताबिक एग्रीमेंट हुआ था, फिर कोर्ट अलो कर देती है रेक्टिफिकेशन। And ascertain the real intention of the parties in executing the same, the court may in its discretion rectify the instrument so as to express that intention only। ऐसे नहीं है कि कोई नई चीज़ लेके आ जाए आप रेक्टिफिकेशन कराने के लिए, सिर्फ उसी ट्रू इंटेंशन के लिए आप रेक्टिफिकेशन मांगेंगे। So far as this can be done without prejudicing the right acquired by the third person in good faith and value। फिर वही बात आ गई, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन की, जैसे मैंने पहले आपको 2-3 मरतबा एग्जाम्पल दिए। अब ये अगर क्लियर है सेक्शन तो इसकी इलस्ट्रेशन ना पड़े, अदरवाइज आई विल लीड द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन, छोड़ देते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सेक्शन है। सेक्शन 32 कहता है प्रिजम्पशन एज टू इंटेंट ऑफ पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट ऑल द पार्टी देयर टू इंटेंडेड टू मेक एन एक्विटेबल एंड कॉन्शेंटियस एग्रीमेंट। वो जो उसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए सर, ये एक्विटेबल है, कोर्ट इनका इंटेंशन जो है असर्टेन करती है, ठीक है, उनकी प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है इसकी बुनियाद पे ये क्या ये एक्विटेबल, इनके बीच में फेयर है जो पर्पस वो कोर्ट के सामने ला रहे हैं, या ये आपके कॉन्शियंस को अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती, इससे ट्रू इंटेंशन पार्टीज का सामने आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब सेक्शन 33 कहता है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन इन रेक्टिफाइंग रिटन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर व्हाट द इंस्ट्रूमेंट वाज इंटेंडेड टू बी मीन, ठीक है, क्या इसका पर्पस था, क्या अब इसका होना क्या चाहिए, and what were intended to be its legal consequences, and it is not confined to the inquiry what the language of the instrument was intended to be। ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसकी लैंग्वेज तक कन्फाइन रहेगी, कोर्ट लैंग्वेज से बाहर भी जा सकती है, only to ascertain the true intention of the parties, ठीक है। अच्छा, specific enforcement of rectified contract, a contract in writing may first be rectified। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सर मैंने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे करवानी है, पर इसमें कोई एक इशू आ रहा है, तो पहले मैं रेक्टिफिकेशन करा के फिर उसी कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप पहले रेक्टिफिकेशन और की प्रेयर हो या आपकी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की प्रेयर होनी चाहिए वो उसी प्लान में होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि एक रेक्टिफिकेशन का हो गया फिर आप आ गए। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद अकाउंटेंट इन राइटिंग में भी फर्स्ट रेक्टिफाइड एंड देन इफ द प्लेंटिफ हैज सो प्रेड इन द हिज प्लेड एंड द कोर्ट थिंक्स फिट स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो वो इन्फोर्स भी हो सकता है। अब एक रेसिशन और कैंसिलेशन को साथ पढ़ते हैं समझने के लिए।
रेसिशन का मकसद क्या है और कैंसिलेशन का? किसका मतलब करेक्ट करना? वो तो किसका? वो तो रेक्टिफिकेशन हो गई ना। रेसिशन एंड कैंसिलेशन जी। कैंसिलेशन करना है शुरू से, स्टार्टिंग से, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप कैंसिल करेंगे। रेसिशन में सब्जेक्ट वो जितना पार्ट होता है उसको हम रिसेट करने का खत्म करते हैं। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। रेसिशन मीन्स अंडू, हालांकि दोनों का मकसद है ख़त्म करना, पर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। रेसिशन मीन्स अंडू, जैसे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था कभी। एक चीज़ आपने देखी है कि अगर कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है तो रिटन इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक आप क्या करते हैं? कैंसिलेशन ही करते हैं। अच्छा, अब अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो, वो रजिस्टर्ड ना हो, अब अगर मुझे उसको ख़त्म करवाना है, मुझे ये डाउट हो इस कॉन्ट्रैक्ट उसी के मुतालिक, ठीक, कि ये टर्मिनेबल होना चाहिए एट माई पॉट, फिर मैं कैंसिलेशन में तो नहीं जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम सूट व रेसिशन फाइल करते हैं तो हम कहते हैं कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट को अंडू कर दें, एज दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नेवर एग्जिस्टेड बिटवीन द पार्टीज, ठीक, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ख़त्म कर दें। कैंसिलेशन हम ये कहते हैं कि सर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्टिंग बट नाउ आई वांट टू एग्जिस्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दिया, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं रहना चाहता, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। वाई? अब दोनों के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। जो रेसिशन होता है वो वाइडेबल और टर्मिनेबल होता है। कैंसिलेशन जो होती है वाइड और वाइडेबल दोनों कॉन्ट्रैक्ट की कर सकते हैं आप। आपने पढ़े ना कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाया था वजीर साहब ने। सेक्शन 11 से ऑनवर्ड्स जो है वाइड कॉशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, विदाउट कंसेंट हो, सारी चीज़ें। पर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही अनलॉफुल हो फिर तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ठीक। अब आप दोनों की कैंसिलेशन करा सकते हैं, पर रेसिशन आप सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं जो वाइडेबल हो और टर्मिनेबल हो। कैंसिलेशन का मतलब जी जी, पहले आप बताएं। आप टर्मिनेबल, जिसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं ऑन योर पार्ट। नहीं, कंसेंट की ज़रूरत इसमें लाजमी नहीं है। वन पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अनदर पर्सन। रेसिशन में आपने कहा था कि अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, उसकी तो कैंसिलेशन नहीं जा सकती है। हाँ, ये भी चीज़ है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट के मतलब आप रेसिशन में जा सकते हैं, कैंसिलेशन में नहीं जा सकते। आप सेक्शन 35 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग may sue to have it rescinded, and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases, namely where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, जो सूट फाइल कर रहा है उसके पार्ट में होना चाहिए, where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। कि सर इसमें जो कॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, दिस कॉज इज अनलॉफुल, इसकी इलस्ट्रेशन नीचे दी गई है, बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो, और इससे ट्रू इंटेंशन हमारा जाहिर नहीं होता, और डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम रिगार्डिंग सच, क्योंकि ये जो इसमें अनलॉफुल पर्पस आ रहा है या अनलॉफुल कॉज आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द डिफेंडेंट एंड दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट माई पार्ट, ठीक। वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लीज हैज बीन मेड एंड द परचेजर और लेसी मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द परचेज मनी और अदर सम्स विच द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू पे। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ध्यान में रखें। या तो कोर्ट कहे कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जैसे कल एक वकील साहब सवाल पूछ रहे थे पर थोड़ा सा डिफरेंट था। अब अगर एक सूट फाइल होता है, ठीक है, सूट फाइल करने में मैं कहता हूँ कि सर इस पर इसकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ। अब कोर्ट ने मेरा सूट डिक्री कर दिया, पर उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पार्ट पे वाइडेबल है, बीइंग ए डिफेंडेंट, अगर मैं डिफेंडेंट भी हूँ, कोर्ट में आ जाता हूँ और मैं ये प्ली लेता हूँ कि सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ना हो पाए तो इसको रेसिंड कर दें, रेसिशन कर दें। अब अगर कोर्ट ने डिक्री कर दी, कोर्ट ने डिक्री करने के बाद कोर्ट अदर साइड को डायरेक्शन दे देती है डिफेंडेंट को कि भाई, प्लेंटिफ को कि भाई आप जो है रिमेनिंग अमाउंट जमा कराएं। अगर प्लेंटिफ जो है, डिफेंडेंट जो है परचेज है, फॉर इंस्टेंस इसमें कहते हैं प्लेंटिफ जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, ठीक है। अब कोर्ट कहती है, उसका सूट भी डिक्री कर देती है सेलर का, कोर्ट कहती है जो परचेजर को कि भाई रिमेनिंग कंसीडरेशन आप कोर्ट में जमा कराओ, प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी।
समझ रहे आप, इन आइदर केसेस, यहाँ डिफेंडेंट जो है वो परचेजर है, वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जो है वो परचेजर है। अब कोर्ट कहती है कि भाई सूट आपका स्पेसिफिकली हमने डिक्री कर दिया, ठीक है। अब इस पे जो है क्योंकि स्पेसिफिकली डिक्री हुआ है, आइदर ऑफ द पार्टी जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है आप जो है पैसे जमा कराएं। अब अगर वो पैसे जमा नहीं कराती तो कोर्ट इन सच जजमेंट कैन मेंशन, अगर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती देन इट कैन बी रेसिडेंट, ठीक है, वो रेसिडेंट हो सकता है। अब ये पढ़ते हैं, वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लीज हैज बीन मेड, कोर्ट ने कोई डिग्री पास कर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड द परचेजर और लेसी मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द परचेज मनी। अब जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में बकाया, और अदर सम्स विच द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू पे, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो पर्सन इंटरेस्टेड है ही कैन गेट सच कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंट, ठीक है। अब उसमें वो है कि वो कोर्ट, दो चीज़ें हैं कि कोर्ट या तो उसी चीज़ में कर दे उसकी डिग्री पास कि सर इसने इस पर परफॉर्मेंस मांगी थी नहीं हुई, तो आपने कोर्ट वाइल पासिंग द जजमेंट, क्योंकि कोर्ट यही करती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जमा नहीं करवा पाएगा देन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट, क्योंकि अभी तक रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड होता तो हम कैंसिलेशन की तरफ जाते, तो सर इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिडेंट तस्वर किया जाए। अच्छा, उसके आगे कह रहा है व्हेन द परचेजर आर लेसी इज इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर्ट फाइंड्स दैट द such possession is wrongful, the court may also order him to pay to the vendor or lesser the rents or profits of any received by him as such possessor। अगर वो परचेजर जो है जिसके खिलाफ प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है, वो परचेजर इज द डिफेंडेंट, वो प्रॉपर्टी के पोजीशन में भी बैठा हुआ है, उससे प्रॉपर रेंट भी ले रहा है, अगर वो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने में फेल हो जाता है इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री, ठीक है, तो कोर्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड कर देती है तो फिर इसको ये भी डायरेक्शन देगी कि इस पर जो आपने प्रॉफिट लिया है, रेंट लिया है, वो भी आप वापस कर लो। समझ आ रही है किसी को? अच्छा, इन द सेम केस द कोर्ट में बाय ऑर्डर इन द सूट इन विच द डिक्री हैज बीन मेड एंड नॉट कंप्लाइड विथ रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट either so far as regards the party in default or as altogether the justice of the case may require। अगर डिक्री की कंप्लायंस नहीं होती तो कोर्ट जो है उसी कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड कर सकती है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन बी देख लें, ए बड़ी आसान है। बी, ए इज अटॉर्नी इंड्यूस हिज क्लाइंट बी a Hindu widow to transfer property to him for the purpose of defrauding B's creditor. Here the parties are not equally in fault and B is entitled to have the instrument of transfer rescinded। अगर A being a attorney, ठीक है, इंड्यूस करता है B को कि किसी हिंदू विडो को कि भाई आप जो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, उसका पर्पज़ क्या है, डिफ्रॉड करना किसको, जो B के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर हम किसे कहते हैं, जो बी के क्रेडिटर्स हैं उसको। हेयर द पार्टीज, क्योंकि बी का इंटेंशन तो नहीं था ना कि आप मेरे क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट करें, तो इस केस में बी जो है उस इंस्ट्रूमेंट को रेसिड करवा सकती है। अब अगर दूसरी चीज़ है सेक्शन 36 देखें आप, अच्छा ए भी पढ़ लें। ए सेल्स अ फील्ड, ए सेल्स अ फील्ड, अब फील्ड को आप इस तस्वर कर लें कि ए सेल कर रहा है एक लैंड बी को। देयर इज अ राइट ऑफ वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज। अब वो जो ज़मीन है उसके ऊपर ईजमेंट राइट हमने पढ़े हैं ना, उसी ज़मीन के ऊपर जो है भाई आने जाने का रास्ता भी है, पर ए जो है वो चीज़ बी को नहीं बता रहा, बट विच ही कंसील्स फ्रॉम बी, बी इज़ इंटाइटल्ड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट डिसेंडेड। सर इसने तो मुझे जब प्रॉपर्टी सेल की थी इसने मुझे कहा था कि भाई ये जो पूरी ज़मीन है ये पूरी ज़मीन मेरी है, और इस पर तो ये तो कोई बात हुई नहीं थी कि ये आने जाने का रास्ता भी ये मेरी ज़मीन से ही गुजरता है। अब तो ये पूरे जो गांव के लोग हैं यहीं से आ रहे हैं सर, यहीं से जा रहे हैं, इसको ने एक राइट ऑफ यूजमेंट क्रिएट कर दिया है, ये तो मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा, ये ज़मीन को मैं पूरा तो एंजॉय नहीं कर सकता। अब अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है तो जो बी प्रॉपर्टी परचेज करता है सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल एट इज़ पार्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड जो है रेसिड करवा सकता है। ठीक। अब रेसिशन फॉर मिस्टेक, रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कैन नॉट बी एज्ड बाय मेयर मिस्टेक। सिर्फ आप मिस्टेक की बुनियाद पे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप उस बुनियाद पे जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन यू कैन गो एंड फाइल अ सूट। पर इसमें प्रोविजो है, अनलेस द पार्टी अगेंस्ट whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if the contract had not been made। अगर ये कंडीशन आ जाती है इसमें कि जिस पार्टी के खिलाफ वो एडजज हो रहा है वो पार्टी सब्सटेंशियली रिस्टोर हो सकती है उसी पोजीशन में, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसिड
आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द मिस्टेक, अगर मिस्टेक इस नेचर की है कि किसी को सब्सटेंशियली लॉस हो रहा है, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसेंडेड, अदरवाइज नॉट। अच्छा, उसके बाद अल्टरनेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 37, इसको नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसे हमने सेक्शन 29 पढ़ा था ना, लाइक वाइज दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पिरिट परफॉर्मेंस। ये मैंने कल भी कहा था मेरे भाई को कि जब आप सूट फाइल करते हैं स्पिरिट परफॉर्मेंस का ना, तो उसी में आपको रेसिशन की प्रेयर भी मांगनी पड़ती है, उसी में आपको कंपनसेशन की प्रेयर भी मांगनी पड़ती है। हमने पढ़ा था आर्डर टू रूल 2, आप जो भी सूट फाइल करेंगे क्लेम एज अ होल मेंशन करेंगे, हर पार्ट का अलग सूट आप फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे प्रे इन द अल्टरनेटिव दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इट मे बी रेसेंडेड एंड डिलीवर्ड अप टू बी कैंसिल्ड, and in the court if it refuses to enforce the contract specifically may direct it to be rescinded and delivered up accordingly। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मैं एक सूट फाइल कर रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उसी सूट में मुझे प्रेयर करनी है अल्टरनेटिव कि सर अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा रहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर आप कैंसिल कर दें, फिर मुझे क्या मिलेगा, कंपनसेशन। ठीक, पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि कल वो बंदा आके मुझे दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दे या उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई दूसरा फ़ायदा ले ले। ठीक है, तो या उसको किसी अनलॉफुल कॉज के लिए यूज़ करें। तो ये मकसद ये है कि सर वो चीज़ का वजूद ही ना रहे, इसको अंडू कर दें आप। ठीक, ताकि दिस एग्रीमेंट वाज नेवर इन एग्जिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज। ठीक, होगी कंपनसेशन, बिल्कुल आप तो तीनों चीज़ें साथ मांग सकते हैं ना। ठीक है, ये तो आपको डिफरेंट मोड ऑफ रिलीफ बता रहा है, ऐसे कान ये तो कहीं भी नहीं है ना कि अगर रेसिशन आप कर रहे हैं तो कंपनसेशन। अब इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे ज़मीन परचेज़ की, ज़मीन की वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपये, मैं आपको 4 करोड़ रुपये देता हूँ, मैं सूट फाइल कर रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपके खिलाफ, आप ओनर हो, मैं परचेजर हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि शर साहब आप जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, भाई मैंने आपको पैसे दिए। अब अगर दौरान सूट ये चीज़ आ जाती है कि फॉल्ट मेरे पार्ट पे था, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक, फॉल्ट मेरे पार्ट पे, मैंने एग्रीमेंट की फुल कंप्लायंस नहीं की, मैंने आपको पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, दूसरी कोई भी इशू हो जाता है। ठीक है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट नहीं करेगी ना मेरी, तो उसी में अगर मुझे क्या फ़ायदा होगा, अल्टरनेट पर रेसिशन भी होगी। चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेरी नहीं हुई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो गया, फिर भी मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस सूट फाइल करने से, मेरे तो 4 करोड़ रुपये आपके पास फंसे हुए हैं। अब वो अगर मैं कंपनसेशन की प्रेयर नहीं मांगूंगा, भले ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना हो, भले ये कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो जाए, पर अगर रेसेंड होने के बावजूद भी आप मुझे 4 करोड़ नहीं देते, देन व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ सच सूट, दिस विल बी अ फ्रूटलेस लिटिगेशन। जाहिर सी बात है, उसमें फ़ायदा तो हर कंडीशन में आपको ही हो रहा है, हर सिचुएशन में ना, तो आप मांग सकते हैं। इसलिए लॉ कहता है कि जब भी आप सूट फ्रेम करेंगे, सूट एज अ होल फ्रेम करेंगे, उसमें आप सारी प्रेयर्स मांगेंगे, आप पार्टली प्रेयर्स नहीं मांग सकते कि आपने एक प्रेयर मांगी फिर अब दूसरे सूट में चलो इस पर परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अब सेकंड राउंड पे चलते हैं लिटिगेशन पे, अब इसमें मैं रेसिशन मांगता हूँ, अच्छा रेसिशन हो गया, चलो यार कंपनसेशन मांगना तो भूल गया, अब तीसरा सूट लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा। अच्छा, कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रेसेंडिंग टू डू equity on adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require। अब अगर रेसिशन हो रही है, ठीक है, तो ये भले अगर इसमें एक रिलीफ दिया गया है कि ये कोर्ट का भी काम है, हालांकि कंपनसेशन में ये चीज़ नहीं थी, पर रेसिशन में कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर रहे हैं तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी को फॉलो करेंगे। आप जो है जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड हो गया है, जिसने पैसे दिए, तो आपका काम है इसको पैसे दिलाएं। पर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मे का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी नहीं की गई, शल का वर्ड यूज़ नहीं है। अगर कोर्ट के ऊपर लाजम होता शल, फिर तो हमें कंपनसेशन पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो रेसिशन हो जाती, शल अगर होता कोर्ट हमें ऑटोमेटिकली कंपनसेशन ग्रांट कर देती। पर जैसे कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, पर कोर्ट अगर ना करे फिर मैं तो फंस गया। ठीक, अब एक चीज़ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 39 हमने पढ़ा, कैंसिलेशन किसकी होती है, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वाइड और वाइडेबल। रेसिशन में क्या था, वाइडेबल और टर्मिनेबल। ठीक है, हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउट स्टैंडिंग में काज हिम सीरियस इंजरी। इसका ग्राउंड कैंसिलेशन का ये है। उसके हमने डिफरेंट ग्राउंड पढ़े थे कि सर सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल या टर्मिनेबल होना चाहिए मेरे पार्ट पे, या सर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अनलॉफुल फॉर कॉज है नॉट अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड है सर, या सर इसने उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की।
ठीक है। पर अगर हम कैंसिलेशन में आते हैं तो कैंसिलेशन कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट जो होगा वाइड और वाइडेबल होना चाहिए, और जिसने एग्जीक्यूट किया है उसको ये एप्रीहेंशन हो दैट सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मी एंड अ सीरियस इंजरी कैन बी कॉज टू मी। अच्छा, मे सू टू हैव इट एडजज वाइड और वाइडेबल एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन सो एडजज इट एंड आर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसिल। तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो सच डॉक्यूमेंट इज सीरियसली इंजरियस टू मी इफ इट इज़ लेफ्ट आउट स्टैंडिंग, तो कोर्ट जो इसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है। अब इसमें भी चेक के मुतालिक हम सूट फाइल करते हैं कैंसिलेशन का। अब उस पर आगा फैसल साहब की जजमेंट आ गई कि अब चेक के मुतालिक कैंसिलेशन नहीं मांग सकते, आप जो है बैंक में जाएँ एप्लीकेशन दें जिसको स्टॉप करवाएं। ठीक, अब पे चेक हम स्टॉप करवा देते हैं, फिर भी 489 की प्रोसीडिंग तो चलेगी। ठीक है, हालांकि इस पर पहले बहुत सारी जजमेंट थी कि अगर आप चेक देते हैं किसी एग्रीमेंट के थ्रू आप, ठीक है, या अगर आप चेक किसी ने आपने इशू किया है। अब एक चीज़ है ना, अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, सेक्शन 58 बड़ा इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, डिफेक्टिव टाइटल से डील करता है सेक्शन 58। मैं इनसे एक गाड़ी लेता हूँ, हमारी डील होती है कि मैं आपकी गाड़ी आपसे लूँगा 50 लाख रुपए में। अब इन्होंने मुझसे चेक ले लिया, वो मेरा चेक कैश भी करवा दिया। अब मैं कार लेने जाता हूँ इनसे, ठीक है, अब वो मुझे, या मैं इनको चेक दे देता हूँ, वो चेक ऑनर नहीं होता। पहले ये मिसाल ले लेते हैं, मैंने इनको चेक दिया 50 लाख का, इन्होंने कहा कि भाई चेक ले लिया, आप कह रहे हैं मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। अब मुझे कार भी नहीं दे रहे, चेक भी मेरा अपने पास रख के बैठे हैं, मेरे ऊपर FIR भी हो गई। अब अगर मैं इस चेक की कैंसिलेशन में नहीं जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर देखें ना, डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है कि चेक हम देते हैं सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन देते हैं ना, अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है देन दिस इज अ डिफेक्टिव टाइटल। अगर मुझसे चेक कोई फ्रॉड के जरिए ले रहा है देन दिस इज अ डिफेक्टिव टाइटल। अब ये चीज़ें सिविल जज साहबान की समझ में नहीं आती, पर आप लोगों की समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह जब आप जज बनेंगे ना। सर आ जाएंगे तो बड़ी चसाएंगी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि डिफेक्टिव टाइटल होता है जब, तो कैंसिलेशन के लिए हम जा सकते हैं इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड और वाइडेबल। ठीक है सर, सिर्फ 10 मिनट है, ठीक है ना। अच्छा, तव्हां जैसे चाय पियो, क्या माने पी दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक, द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस। तो कोर्ट जाहिर सी बात है जब वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाएगा तो सब रजिस्ट्रार की ऑफिस में भी एक कॉपी भेज देगी कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है कैंसिल हो गया है। सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड को रेक्टिफाई कर लेगा, वो एंट्री इनकॉर्पोरेट कर लेगा तो दिस टाइटल डीड जो है वो कैंसिल हो गई है, ठीक, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। अब व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट is evidence of different rights or different obligation, the court may in a proper course cancel it in part and allow it stand for the residue। ये हमने पहले एग्जांपल पढ़े थे, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं उसके, तो अगर हम किसी पार्ट की कैंसिलेशन में जाना चाहें तो उसकी कैंसिलेशन करा सकते हैं पार्शियली। ज़रूरी नहीं है कि पूरा एग्रीमेंट जो है कैंसिल तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब अगर ये पावर देता है को पार्टी को एग्रीमेंट का अगर कैंसिल हो जाए तो क्या करना है, कंपनसेशन देनी है। On adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require। ये वही पारी मटेरियल प्रोविजन है सेक्शन 38 का, ठीक है। अब डिक्लेरेशन के पूरे सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन क्या होती है किसी को पता है? व्हाट इज डिक्लेरेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीगल करेक्टर एंड द लीगल राइट? जी आप बताएं क्या होती है डिक्लेरेशन? टाइटल को डिक्लेयर करना, टाइटल को डिक्लेयर करना, टाइटल पे डिक्लेयर करना। डिक्लेयर 3 चीज़ें होती हैं, कोई टाइटल भी डिक्लेयर हो सकता है, कोई राइट भी डिक्लेयर हो सकता है, कोई स्टेटस भी डिक्लेयर हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें 2 चीज़ों में कवर हो रही हैं, लीगल करेक्टर हो या लीगल राइट हो। हाँ, एंडोर्समेंट बाय द कोर्ट रिगार्डिंग द लीगल करेक्टर और द लीगल स्टेटस। अब लीगल करेक्टर क्या है, लीगल स्टेटस में थोड़ा बुनियादी फ़र्क है, समझ लें। मैं कहता हूँ मैं सर इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड हूँ, मैं टेनेंट हूँ, मैं हियर हूँ, मैं को शेयरर हूँ, या किसी कैटेगरी को आप कहीं भी ले जाएं, ये क्या है, मेरा करेक्टर है। मेरा लीगल राइट क्या है, सर आई हैव द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये मेरा लीगल राइट है रिगार्डिंग सच प्रॉपर्टी। ये तो मैं अपना स्टेटस बता रहा हूँ ना कि मेरा नाम इम्तियाज़ है, भाई मेरा ये करेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ देन दिस इज़ माई राइट रिगार्डिंग सच प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ सिर्फ ओनर,
प्रॉपर्टी का हूँ, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज माई लीगल करेक्टर, बट माई राइट ऑफ ओनरशिप, बट माई ओनरशिप इज़ माई राइट। ठीक, अब वो ओनरशिप हो, पोजेशन हो, इंजॉयमेंट हो, कोई भी आपकी चीज़ हो जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है, दीज आर ऑल यूर लीगल राइट्स। ठीक, अब सेक्शन 42 कहता है कि अगर मेरा कोई लीगल करेक्टर है, मैं प्रॉपर्टी का टेनेंट हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, ठीक है, और मेरा राइट कहाँ से अराइज होता है टेनेंट का? थ्रू एन एग्रीमेंट। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी का सर टेनेंट हूँ, दिस इज माई लीगल करेक्टर, माई लीगल राइट इज अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड द लैंडलॉर्ड इज डिनाइंग माई सच राइट। ठीक, वो मेरे राइट को डिनाई कर रहा है। ठीक, यहाँ अगर दूसरा एग्जांपल लूँ कि सर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सच अदर पर्सन हैव इलीगली एक्यूपायर्ड माई प्रॉपर्टी। अब ये मैं सर मेरे राइट को डिनाई कर रहा है दैट आई एम द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ही इज डिनाइंग माई लीगल करेक्टर ऑफ बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सर अब अगर ये मेरे राइट्स को डिनाई कर रहा है देन आई कैन फाइल अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन, और मैं कोर्ट से इस चीज़ की इंडोर्समेंट ले सकता हूँ, इस चीज़ का फैसला ले सकता हूँ कि सर आप ये डिक्लेयर करें कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मैं हूँ। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? आपका लीगल करेक्टर लीगल राइट होना चाहिए और उस लीगल राइट और लीगल करेक्टर का डिनायल होना चाहिए फ्रॉम द अदर साइड। अगर डिनायल होगा ओनली देन यू कैन सीक रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन। अब सेक्शन 42 को थोड़ा पढ़ लें। एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी आर एनी राइट। ठीक है, अब मैं ओनर हूँ उस प्रॉपर्टी का, एज टू एनी प्रॉपर्टी may institute a suit against any person denying or interested to deny, या वो डिनाई कर चुका है या डिनाई करने में इंटरेस्ट रखता है, his title to such character or right, the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled। जी भाई बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी का टेनेंट है, ये प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है, ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है, ये इस प्रॉपर्टी का लॉफुल ऑक्यूपायर है, ही इस प्रॉपर्टी का लॉफुल पजेजर है। ठीक, ही इज़ अ को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई भी राइट हो को डिटरमिन करे, मेरा करेक्टर डिटरमिन करे, ये हियर है, लीगल हियर है, कोर्ट मेरा करेक्टर डिटरमिन कर रही है। एंड द प्लेंटिव नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। अब इस लाइन को समझिएगा, मैं कहता हूँ कि ये मैंने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, अब ये प्रॉपर्टी 1 एकड़ ज़मीन का मेरा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो मेरे ज़मीन के पड़ोस में बैठा हुआ है बंदा, ये शरारत करेगा, आगे चल के बोलेगा कि भाई ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारी तो ज़मीन है ही नहीं। ठीक है, या मेरी ज़मीन के किसी पार्ट को इंक्रोच करने की कोशिश करेगा। मुझे एप्रीहेंशन हो रहा है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन, क्योंकि लॉ कहता है डिनाई करेगा या इंटरेस्टेड टू डिनाई, इसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, सब्सिक्वेंटली ही विल डिनाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जाके सूट फाइल कर देता हूँ कोर्ट में, सिंपल डिक्लेरेशन, क्योंकि पोजेशनलिटी मेरे पास है प्रॉपर्टी की। सर आप सिर्फ ये डिक्लेयर करें कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, बस, नथिंग एल्स। भले वो डिक्री इन्फोर्सिबल इन लॉ ना हो, इसकी भले एग्जीक्यूशन ना हो सके, पर सिर्फ आप ये डिक्लेयर करेंगे सर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, आई कैन गो टू द कोर्ट एंड सीक सच डिक्लेरेशन। अगर मैं कहूँ कि सर मेरे रिकॉर्ड में कोई मसला है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, नादरा का रिकॉर्ड है, दूसरी कोई चीज़ है, इसको आप डिक्लेयर करें, ठीक है, कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं जाके डिक्लेरेशन मांग सकता हूँ। पर इसका प्रोविजो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़े आगे, बट सच डिक्लेरेशन provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief then a mere declaration of title omits to do so। पर अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी है, ठीक है, और मैं जाके सिंपल सूट फाइल कर देता हूँ डिक्लेरेशन का, तो कोर्ट मुझे ग्रांट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस मैं वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी ना मांगूँ, क्योंकि वो मुझे सारे रिलीफ मांगने हैं। फिर डिक्लेरेशन हो, पोजेशन हो, इंजेक्शन हो, डैमेजेस हो, मीन प्रॉफिट हो, जो भी चीज़ें आपको डिक्लेरेशन के साथ सारी मांगनी पड़ती हैं। अगर मैं सिंपल जाके सूट फॉर पोजेशन फाइल करूं देन सच कंसिक्वेंशियल रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड अनलेस एंड अनटिल आई सीक अ प्रेयर फॉर द डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट दैट आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ लाजमी है। एक्सप्लेनेशन पर वो ट्रस्टी कर सकता है। ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड हैव अ ट्रस्टी। तो ट्रस्टी इज अ राइट, ही कैन डिनाई, ठीक, वो डिनाई कर सकता है। अब सेक्शन 43 देख लें। अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टी। मैं इसको सिंपल अल्फाज में समझा दूँ, जो भी डिक्लेरेशन होगी इट इज़ इन पर्सोनम नॉट इन रेम, ठीक है। वो डिक्लेरेशन सिर्फ उन दो बंदों के मुतल्लिक होगी जिसके खिलाफ मैं डिक्लेरेशन मांगने जा रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी डिक्लेरेशन, ठीक। दिस इज नॉट इन रेम, दिस इज इन पर्सोनम। ये मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा LLB पार्ट 1 में, तो ये टर्म्स आते हैं, पर्सोनम, रेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपॉइंटमेंट पे आ जाएं सेक्शन 44 पे। ये तो सिंपल चीज़ है कि जो अपॉइंटमेंट होगा
अब रिसीवर जो जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वो सीपीसी के रूल्स के तहत होगी। सीपीसी का कौन सा ऑर्डर डील करता है? रिसीवर 40, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन से, ठीक है, सिर्फ इंजेक्शन पे लास्ट रिलीफ है, उस पे आ जाते हैं। अब इंजेक्शन कितने एग्जाम की होती है इंजेक्शन? हाँ बताएं कौन सी है? ये तो मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? टेम्पररी और दूसरा परपिचुअल और मैंडेटरी। परपिचुअल कहते हैं उसे, जिसे हम परमानेंट बोल रहे हैं ना, दिस इज परपिचुअल इंजेक्शन, ठीक है, जो लेजिस्लेचर का वर्ड है परपिचुअल। अच्छा, इसके अलावा एड इंटरम भी होती है, ठीक है, स्टेटस को एंटी भी होता है, पर मेन जो काइंड डिफाइन किए गए हैं वो 3 है, टेम्पररी, परपिचुअल, मैंडेटरी। टेम्पररी इंजेक्शन, पहले ये बताएं एड इंटरम इंजेक्शन क्या होता है? एड इंटरम इंजेक्शन, एड इंटरम और टेम्पररी में फ़र्क है? हाँ जी जी जी, 15 दिन के लिए होता है सर। हाँ सही है, पर टाइमिंग होता है 15 दिन के लिए, विदाउट नोटिस होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो विदाउट नोटिस टू, विदाउट नोटिस टू अदर साइड होता है। पर टेम्पररी इंजेक्शन जो होती है, नोटिस होता है आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, कोर्ट ग्रांट करती है टेम्पररी इंजेक्शन, ठीक है। अब एक होती है परपिचुअल इंजेक्शन, वो इंजेक्शन ग्रांट होती है, क्या वो ऑर्डर के जरिए हो सकती है? परपिचुअल इंजेक्शन, परपिचुअल इंजेक्शन हमेशा ग्रांट होती है थ्रू डिक्री। जब कोर्ट डिक्री पास करती है तो उस वक्त कोर्ट जो है परपिचुअल इंजेक्शन ग्रांट करती है, परमानेंटली रिस्ट्रेन कर देती है किसी को। एक होता है मैंडेटरी इंजेक्शन। अब सिविल कोर्ट के पास भी सारे हाई कोर्ट के पावर हैं, अगर एक्सरसाइज करें। अगर हम किसी के पास जाते हैं कि सर परपिचुअल इंजेक्शन काफ़ी नहीं होगी, ठीक है, आपने तो इसको कह दिया कि भाई आइंदा मेरी प्रॉपर्टी पे नहीं आना, अब जो मेरी प्रॉपर्टी पे नुकसान करके गया वो रिपेयर तो कराए सारी चीज़ें। यहाँ सर इसको बोलें कि जो ऑब्लिगेशन इसके ऊपर आता है वो ऑब्लिगेशन तो पूरा करें। डायरेक्शन जिसे हम मांगते हैं, डायरेक्ट द सो एंड सो, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि सर आप इसको कोई डायरेक्शन पास करें, जो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है वो पूरा करें, तो इसको कहते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन, ठीक। अब इन 3 चीज़ों पे सेक्शन है। अब सेक्शन 52 देख लें, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, आइदर टेम्पररी या परपिचुअल। सेक्शन 53 देखें, टेम्पररी इंजेक्शन। टेम्पररी इंजेक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम। अब ये भी ध्यान में रखें, टेम्पररी इंजेक्शन जो है 2 किस्म के आर्डर होते हैं कोर्ट के। यहाँ कोर्ट कहती है स्पेसिफिक टाइम टिल फर्दर डेट ऑफ हियरिंग, यहाँ कोर्ट ऑर्डर करती है टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आता है तो फिर ये टाइम एक्सटेंशन वाला किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, ये नहीं होता, फिर जब तक कोर्ट दूसरा ऑर्डर ना करे वो चलता। अच्छा, द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दे मे बी ग्रांटेड एट एनी पीरियड ऑफ अ सूट एंड आर रेगुलेटेड बाय द सीपीसी। उसके बाद आ रहा है परपिचुअल इंजेक्शंस। अब परपिचुअल इंजेक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री made at the hearing and upon the merits of the suit, the defendant is thereby perpetually enjoined, directed or restrained or prohibited from assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the right of the plaintiff. अब सेक्शन 54 पे आ जाएं। परपिचुअल इंजेक्शंस व्हेन ग्रांटेड, कब ग्रांट हो? अब मैं एक एक ग्राउंड को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, वो सारे सेम ग्राउंड है, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, एक मिनट। पानी सही। सर ये स्टेटस को क्या होता है कि स्टेटस को टू बी मेंटेन, ये भी एड इंटरम? हाँ, एड इंटरम में बिल्कुल स्टेटस को अगर करते हैं, वो टेम्पररी इंजेक्शन का भी फॉर्म भी है कि आप दोनों पार्टीज जो हैं, ठीक है, स्टेटस को मेंटेन करें, लेट द थिंग बी एज इज और, ठीक है, जैसे सिचुएशन चल रही है वैसी रहे भाई, कोई भी इस प्रॉपर्टी को या छेड़खानी नहीं करेगा किसी भी किस्म की। हाँ, अब स्टेटस को एंटे कि सर ये तो आप इसको बोलें ये चीज़ अंडू करके फिर स्टेटस को होना चाहिए। अगर इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है तो वो पोजीशन मुझे दिला के फिर स्टेटस को कर दें, समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब परपिचुअल इंजेक्शंस व्हेन ग्रांटेड, परपिचुअल इंजेक्शन कब ग्रांट
हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा breach of an obligation suppose. जी, The breach of an obligation हो गया. हाँ, अच्छा वो कब ग्रांट हो सकती है? परपेचुअल इंजेक्शन में बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। वो ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। वेदर एक्सप्रेसली आर बाय एप्लीकेशन व्हेन सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एग्रीमेंट। The court shall be guided by the rules provided contained in the chapter 2 of this act. When the defendant, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें। अच्छा, किसी ऑब्लिगेशन की ब्रीच तो हो रही है, पर when the defendant इन्वेड करता है या थ्रेटन करता है to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases। हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 39 में भी कि सर ये मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी को लॉस हो जाएगा, मुझे एप्रीहेंशन है दैट ही विल कॉज सच डैमेज, ठीक है, इसको रेस्ट्रेन करें। तो इसमें भी अगर ये है कि अगर वो इन्वेड करता है मेरी प्रॉपर्टी को, ठीक है, या मुझे थ्रेटन करता है इन्वेड करने के लिए मेरी राइट ऑफ एंजॉयमेंट को, मेरी राइट ऑफ पोजीशन को, ठीक है, मेरे टाइटल को, किसी भी चीज़ को, सर आप जो है इंजेक्शन ग्रांट कर दें। अब इसमें कौन सी चीज़ों में हो सकती है? जब डिफेंडेंट ट्रस्टी हो, जब वो सारे सेम ग्राउंड से, मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी सुन लीजिएगा, जब कोई स्टैंडर्ड एग्जिट ना हो डैमेजेस असर्टेन करने का, ठीक, या अगर ये हो कि वेयर इन्वेजन इज देयर पेक्यूनरी कंपनसेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ। अच्छा, या दैट वेयर इट इज प्रोबेबल दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन के नॉट गार्ड फॉर दी इन्वेजन, सर मैं पेक्यूनरी कंपनसेशन जो है इसके लिए नहीं ले पाऊंगा। वेयर द इंजेक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। अब एक ही बंदा आके 10 सूट फाइल कर दे, अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पे 5 मुख्तलिफ लोग जो है कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि हर के खिलाफ अलग अलग सूट फाइल करूँगा, मैं एक ही सूट फाइल करूँगा विद इंटेंट टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आ जाइए, समझ में आ गया सबको? बड़े सिंपल है, ये तो बड़े सिंपल सेक्शन है। मैंडेटरी इंजेक्शन सेक्शन 55, When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain act। ये तो बात ठीक है भाई, आप प्रिवेंट करना चाहते हैं आप दी ऑब्लिगेशन, पर किसी एक्ट की परफॉर्मेंस भी तो करवाएंगे ना। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया अभी कि सर वो मेरी प्रॉपर्टी को आइंदा तो नहीं आएगा, आप रेस्ट्रेन कर रहे हैं, पर जो एक्ट उसको करना है, ठीक है, अंडू, वो तो उससे करवा लें, उसको डायरेक्शन तो दे दें किसी चीज़ के लिए, जिसके जो डैमेज मुझे काज किया है वो रिपेयर तो करवा के दे दें, ठीक है। या अगर मेरे डॉक्यूमेंट ले गया है तो मुझे हैंड ओवर तो कर दे डॉक्यूमेंट। इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स व्हिच कोर्ट इज कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग। द कोर्ट में डिस्क्रेशन ग्रांट एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच और कंप्लेंट ऑफ एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, इंजेक्शंस व्हेन रिफ्यूज इंजेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके थोड़े ग्राउंड चेंज है, ठीक है, लास्ट सेक्शन है, देख लीजिएगा। इंजेक्शन कब रिफ्यूज हो सकती है? एन इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू स्टे ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन इंजेक्शन इज सॉट। अब अगर कोई दूसरा सूट चल रहा है तो आप सूट फाइल करके उसके खिलाफ इंजेक्शन नहीं ले सकते कि सर अलग अलग फाइंडिंग आ जाएगी, उस सूट को आप इंजेक्शन के एप्लीकेशन के जरिए स्टॉप कर लें, क्योंकि उसके लिए क्या रेमेडी है हमारे पास? स्टे किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करा सकते जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है अगर पेंडिंग है एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच इंजेक्शन इज सॉट अनलेस सच स्ट्रेस एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीपल। अभी आ गया ना डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। अगर दूसरा कोई केस चल रहा है तो उस केस को आप स्टे के जरिए स्टे नहीं करवाएंगे, इंजेक्शन एप्लीकेशन के जरिए आप क्या करते हैं, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन देते हैं कि सर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस इज अट्रैक्टेड, अर्लियर केस इज पेंडिंग, तो ये केस नहीं चल सकता, इस केस को आप स्टॉप कर दें, तो उस पर वो अप्लाई होता है। इंजेक्शन की एप्लीकेशन कभी अप्लाई नहीं होती, ये ध्यान में रखें। टू स्टे प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच इंजेक्शन इज सॉट। अब सिविल जज के पास चले जाएंगे, सर डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस चल रहा है, स्टॉप कर दें, ठीक है। या आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाएंगे, बोलें सर 30 में केस चल रहा है, वो स्टॉप कर दें कराची में। अच्छा, टू रेस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग लेजिस्लेटिव बॉडी, आप किसी शख्स को लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्रोच करने के लिए नहीं रोक सकते। या टू रेस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम, अच्छा, तो या पब्लिक ड्यूटीज़ में, जो हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में मेरे में, आपने देखा होगा कि आप पब्लिक ड्यूटीज़ किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, फॉरेन हो, उसको में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिविल सूट का डोमेन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का डोमेन है, ठीक है। या
कि सर क्रिमिनल केस को स्टॉप कर दें। अब हमने देखा होगा कि थोड़ी चालाकी कर लेते हैं हम, जब सूट फाइल करते हैं कि सर बोलते हैं सर आप जो इस ये चेक है इस चेक के मुतालिक स्टेटस को दे दें, या सर उसको बोलें प्लेंटिफ को मेरे खिलाफ कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन न ले। अब अगर वो जज साहब स्टे पास कर दिया उसने, हम क्या करते हैं क्रिमिनल ट्रायल में उस ऑर्डर की कॉपी लेके चले जाते हैं कि सर सिविल सूट में स्टे हो गया है और इससे कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकता, एफआईआर नहीं चल सकती। तो इस पर लॉ बड़ा क्लियर है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आप स्टॉप नहीं करवा सकते, ठीक है। या टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, जिस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेंस हो ही नहीं सकती तो उसकी ब्रीच के मुतालिक आप जाएं और इंजेक्शन मांगे आप नहीं ले सकते। To prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance। अब अगर कोई एक्ट आपको लग रहा है नुइसेंस पर वो जाहिर नहीं है, ये प्रूव नहीं हो सकता दिस इज ए नुइसेंस, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ इसमें दूसरा एग्जांपल है एक्वेशंस का। अब अगर मेरे घर के सामने किसी बंदे ने पार्क बनाया हुआ है, कोई हॉल बनाया हुआ है, उसमें रोज़ शोर शराबा होता है, मैं 2 सालों तक बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अब अचानक मुझे में जोश जाग गया, मैं दूसरे दिन चला गया कोर्ट, ये जाकर सूट फाइल कर रहा हूँ। अगर इम्प्लाइडली मैं किसी चीज़ से एग्री करता हुआ आ रहा हूँ, देन एट दिस स्टेज हाउ कैन आई फाइल द सूट अगेंस्ट सच पर्सन, मैं स्टे नहीं ले सकता उसके खिलाफ। अच्छा, सिर्फ स्टे की बात हो रही है, डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन इक्वली एफिकेशियस लीव कैन certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach after। इस पे बड़ा आसान सा एग्जांपल है कि अगर एक शख्स ने दूसरी शादी कर ली, आप पहली बीवी जाके सूट फाइल करें कि सर इसको बोलें दूसरी बीवी के पास न जाए, इससे तो नहीं हो सकता ना। हाँ, वो पहली बीवी जाके सूट फाइल कर सकती है कंजुगल राइट्स का, सर इसको बोले मेरे साथ आगे रहे, ये हो सकता है ना, आप उसको रेस्ट्रेंट तो नहीं कर सकते। अच्छा, या ये क्योंकि ऐसी दूसरी कोई एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल है तो नहीं कर सकते, ठीक है। और जे कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और द एजेंट हैज बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू द असिस्टेंट ऑफ द कोर्ट, अगर उसका कंडक्ट ऐसा है, कोर्ट डिटरमिन करती है, असेस करती है कि वो डिसएंटाइटल करता है उसको इस लीव से, तो कोर्ट उसको नहीं दे सकती, वो कोर्ट हैज टू असर्टेन सच कंडक्ट। वेयर एप्लीकेंट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, सर इसका ना प्रॉपर्टी है ना इसका टाइटल है, ठीक है, और ये आ गया स्टे लेने के लिए, ठीक है। हाँ, लोकल स्टैंडर्ड नहीं, जैसे हाई कोर्ट में जाते हैं तक सूट फाइल करने के लिए कि सर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, जैसा आप कह रहे तुम्हारा क्या मसला है, तुम कहाँ पे रहते हो, सर मैं लियारी में रहता हूँ, बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है, सर क्लिफ्टन में बन रही है, तो भाई तुम्हारा क्या काम, ठीक है। अच्छा, फिर ये लास्ट सेक्शन है 57, 3 लाइनें हैं, सर का मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। अच्छा, इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट notwithstanding section 56 clause F where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement express or implied not to do a certain act, the circumstances that court is unable to compel performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement provided that the applicant has not failed to perform the contract so far as it is binding on him। अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें एक अफर्मेटिव है उसको करनी है, दूसरी नेगेटिव है, ठीक है, 2 चीज़ें। अगर मैं किसी बंदे से एक शॉप परचेज़ करता हूँ, ठीक है, अब वो बंदा जिससे मैं शॉप परचेज़ कर रहा हूँ, तो जो शॉप के जो नाम होता है जिसे हम नेम कहते हैं या उसके साथ जो राइट्स अट्रैक्ट होते हैं वो तो मुझे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, वो अफर्मेटिव पार्ट में करवा सकता हूँ, ठीक। पर अगर मैं उसको ये बोलूँ कि भाई ये इसमें जो तुम्हारे क्लाइंट्स आते थे वो भी तुम्हें मुझे ही भेजने हैं, ठीक, तो इस पार्ट की मैं स्पेक्स परफॉर्मेंस या इंजेक्शन नहीं ले सकता कि सर इसके बाद अब कोई क्लाइंट नहीं आएगा क्योंकि इस बेचारे ने ये मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चला गया है, तो इसके पूरे क्लाइंट्स को भी आप रेस्ट्रेंट कर देंगे, इसके पास न जाए, अब मेरे पास या नहीं, क्योंकि इसकी जो शॉप की जो आप समझें कि हाँ गुडविल जो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसकी जो एक जिम चल रहा था किसी नाम से, वो जिम मैंने परचेज़ कर लिया है, अब जिम को मैं चला रहा हूँ। अब जो बंदे उस जिम के ट्रेनर के साथ अटैच थे उसने कहा भाई जहाँ तुम जिम दूसरी जगह खोल रहे हैं उधर आ रहे हैं। अब मैं चला गया, सर ये मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मैंने जिम ले लिया है, पर जो जिम वाले बंदे मेरे पास आ रहे थे वो तो सारे उसी के पास जा रहे हैं। अब सर इसको रेस्ट्रेन करें कि उनको ट्रेनिंग ना करें, सारे मेरे पास भेज दे, तो ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई, अपनी मेहनत करो, ठीक है, अपने पैदा करो क्लाइंट। तो ये था स्पेसिफिकली फैक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन सर का लेक्चर पूरा हो जाए, फिर बाद में जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आंसर कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। या अगर मुझे मैसेज कर देंगे जो ऑनलाइन बैठे हैं तो उनको उधर ही मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है सर।